जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं 5 सितंबर 2025 के करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज का पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, NIRF रैंकिंग 2025 में कौन सा संस्थान टॉप पर है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट रैंकिंग होती है ये भारत में, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में बनता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा IIT मद्रास। तो दोस्तों अभी जो NIRF रैंकिंग जारी की गई है इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2025। तो इसमें जो हमारे इंस्टीट्यूशन है उनकी रैंक बताई जाती है, यानी कि हमारे जो टॉप कॉलेज हैं, टॉप यूनिवर्सिटी हैं, इनकी रैंकिंग जारी की जाती है NIRF में। तो दोस्तों ये जो रैंकिंग जारी की गई है ये 4 सितंबर को जारी की गई है और भारत का जो शिक्षा मंत्रालय है उसने इस रैंकिंग को जारी किया है। देखिए IIT मद्रास टॉप पर रहा है, तो इसकी स्थिति को देखते हैं तो ओवरऑल कैटेगरी में इसने पहला स्थान हासिल किया है और ये लगातार 7वीं बार टॉप पर है। इंजीनियरिंग और SDG श्रेणी में ये पहला स्थान रखता है। देखिए दोस्तों अगर हम टॉप ओवरऑल संस्थान की बात करें तो पहले स्थान पर है IIT मद्रास, दूसरे स्थान पर है IISc बेंगलुरु और तीसरे स्थान पर है IIT मुंबई। तो ये टॉप 3 आपको ज़रूर याद रखने हैं क्योंकि ओवरऑल संस्थान पूछे जा सकते हैं। वहीं अगर हम इंजीनियरिंग में बात करें तो टॉप पर है IIT मद्रास और दूसरे नंबर पर है IIT दिल्ली। इनोवेशन में IIT मद्रास टॉप पर है और अनुसंधान संस्थान में IISc बेंगलुरु टॉप पर है। चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा में एम्स दिल्ली टॉप पर है। कानून की अगर हम बात करें तो इसमें नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया बेंगलुरु टॉप पर है। कृषि की बात करें, एग्रीकल्चर की बात करें तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान दिल्ली इसमें टॉप पर है। मैनेजमेंट की बात करें तो IIM अहमदाबाद टॉप पर है, फिर इसके बाद है IIM बेंगलुरु, फिर IIM कोझिकोड, ये तीसरे नंबर पर है। फार्मेसी में जामिया हमदर्द नई दिल्ली टॉप पर, फिर विट्स पिलानी दूसरे नंबर पर और पंजाब विश्वविद्यालय तीसरे नंबर पर है। आर्किटेक्चर एवं प्लानिंग की बात करें तो इसमें IIT रुड़की टॉप पर है और NIT कोझिकोड दूसरे नंबर पर और IIT खड़गपुर तीसरे नंबर पर है। टॉप कॉलेज की बात करें तो इसमें हिंदू कॉलेज टॉप पर है जो कि दिल्ली में है। मिरांडा हाउस दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर हंसराज कॉलेज है। राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय की बात करें तो इसमें जादवपुर विश्वविद्यालय टॉप पर है, अन्ना विश्वविद्यालय दूसरे नंबर पर है। ओपन यूनिवर्सिटी की बात करें तो इसमें इग्नू टॉप पर है और स्किल विश्वविद्यालय की बात करें तो सिम्बायोसिस स्किल्स एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी टॉप पर है। सतत विकास लक्ष्य जो कि नई श्रेणी जोड़ी गई है इस साल, तो इसमें IIT मद्रास टॉप पर है। तो दोस्तों ये भी आप याद रख सकते हैं, जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि अभी जो NIRF रैंकिंग जारी की गई थी इसमें टॉप कॉलेज कौन है, तो आपको बताना है हिंदू कॉलेज। तो इस प्रकार से आपसे अलग से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। तो भारत में जो शिक्षक दिवस है ये 5 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। तो हमारे देश के जो पूर्व राष्ट्रपति हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनके जन्म दिवस पर ये शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे 1952 से 62 तक। इसके बाद वो भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने हैं 1962 से 67 तक। उनका जन्म हुआ था 5 सितंबर 1888 को और 1975 में टेम्पल्टन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर का दर्शन, द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, रिकवरी ऑफ फेथ जैसी पुस्तकें लिखी हैं। तो शिक्षक दिवस शिक्षकों का जो योगदान है और उनको सम्मान करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। सितंबर माह में और भी महत्वपूर्ण दिवस मनाए जाते हैं, जैसे 1 सितंबर को LIC का स्थापना दिवस, 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस, 5 सितंबर को अभी हमने बताया शिक्षक दिवस मनाया जाता है, 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, 9 सितंबर को हिमालय दिवस, 9 सितंबर को विश्व इलेक्ट्रिक वाहन यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल दिवस मनाया जाता है, 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या निवारण दिवस, 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस, 14 सितंबर को हिंदी दिवस और 15 सितंबर को अभियंता दिवस यानी इंजीनियर्स डे मनाया जाता है।
15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस भी मनाया जाता है। 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस, 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस और 17 सितंबर को ही हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाया जाता है। 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस और अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। 24 सितंबर को विश्व नदी दिवस मनाया जाता है। 25 सितंबर को मनाया जाता है विश्व फेफड़ा दिवस। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस। 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस और 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया जाता है। तो ये थे सितंबर माह के प्रमुख दिवस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है? गृह मंत्री अमित शाह जी ने किस ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम देने वाले जवानों को हाल ही में सम्मानित किया है? आंसर हो जाएगा ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। तो दोस्तों, अभी कुछ समय पहले एक ऑपरेशन चलाया गया था छत्तीसगढ़ में जिसका नाम था ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, और ये नक्सल विरोधी अभियान था, यानी कि ये नक्सल के खिलाफ अभियान चलाया गया था। और दोस्तों, ये जो ऑपरेशन चलाया गया था ये कर्रे गुट्टालू पहाड़ी जो कि छत्तीसगढ़ के बस्तर में है वहाँ पर चलाया गया था। इसमें सीआरपीएफ, छत्तीसगढ़ पुलिस और डीआरजी और कोबरा के जवानों ने मिलकर के इसको सफलतापूर्वक पूरा किया था। यहाँ पर एक ऑपरेशन की बात हुई है, तो चलिए कुछ प्रमुख ऑपरेशन डिस्कस करते हैं। जैसे ऑपरेशन कालनेमी उत्तराखंड सरकार ने संतों या धार्मिक लोगों का वेश धारण कर ठगी करने वालों के खिलाफ चलाया है। ऑपरेशन शिवा भारतीय सेना द्वारा अमरनाथ यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए चलाया गया है। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर ये अमेरिका के द्वारा ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन सिंधु की बात करें तो इजराइल ईरान युद्ध के दौरान भारतीय नागरिकों को वहां से निकालने के लिए भारत सरकार के द्वारा चलाया गया था। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 ये ईरान द्वारा इजराइल पर किया गया जवाबी हमला था। ऑपरेशन राइजिंग लाइन ये इजराइल द्वारा ईरान के खिलाफ चलाया गया था, यानी कि इजराइल ने ईरान पर जो हमला किया था वो ऑपरेशन राइजिंग लाइन के तहत किया था। ऑपरेशन स्पाइडर वेव यूक्रेन द्वारा रूस के सैन्य ठिकानों पर किया गया एक ड्रोन हमला था। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में तो आप सभी लोग जानते हैं कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ चलाया था, यानी कि जो वहाँ के आतंकवादी थे उनको मारने के लिए ये चलाया था, क्योंकि पहलगाम आतंकी हमला का बदला लेना था। अगला क्वेश्चन है, चीन की विक्ट्री डे परेड का आयोजन किस शहर में किया गया था? आंसर हो जाएगा बीजिंग। तो दोस्तों, चाइना की अभी हाल ही में विक्ट्री डे परेड हुई है जो कि काफ़ी चर्चा में रही है, क्योंकि उसमें ऐसे वेपन्स दिखाए गए हैं जो कुछ वेपन्स ऐसे हैं जो पहली बार दिखाए गए हैं, तो काफ़ी चर्चा में है। इसलिए आपको याद रखना है कि चाइना में विक्ट्री डे परेड आयोजित की जाती है हर साल, और ये जो विक्ट्री डे परेड आयोजित की जाती है ये 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति पर जापान के आत्मसमर्पण की याद में मनाई जाती है। जापान ने आत्मसमर्पण किया था, उसकी याद में ये चाइना में विक्ट्री डे परेड मनाई जाती है। तो ये चाइना की कैपिटल बीजिंग में आयोजित की गई थी इस साल। और ख़ास बात ये रही है इस परेड की कि इसमें जो रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरिया के प्रमुख हैं किम जोंग उन, ये भी शामिल हुए थे। तो ये काफ़ी चर्चा का विषय रहा है। इस परेड में कुछ हथियारों का प्रदर्शन किया गया है, जिसमें हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स और YJ-21 एंटीशिप क्रूज मिसाइल का मतलब प्रदर्शन किया गया है। इसमें JL-3 पनडुब्बी से छोड़ी जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल दिखाई गई है, और सबसे खास बात रही है इसमें DF-5C का एडवांस वर्जन 6F दिखाया गया है। यह एक न्यूक्लियर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जो अमेरिका तक मार कर सकती है। तो इस मिसाइल का प्रदर्शन काफ़ी कुछ बता रहा था चाइना और अमेरिका के रिलेशन के बीच में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि ये जो कुछ वेपन्स हैं ये बताए गए हैं चाइना की विक्ट्री डे परेड में। चाइना की बात करें तो बीजिंग इसकी कैपिटल है। शी जिनपिंग यहाँ के राष्ट्रपति हैं। युआन यहाँ की करेंसी है। मंदारिन यहाँ की भाषा है, और क्षेत्रफल लगभग 9.6 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। इस प्रकार से ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय कैबिनेट ने क्रिटिकल मिनरल्स के लिए रिसाइकलिंग प्रोत्साहन योजना के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो 1500 करोड़ रुपए। तो अभी केंद्र सरकार ने क्रिटिकल मिनरल्स के लिए रिसाइकलिंग प्रोत्साहन योजना के तहत 1500 करोड़ रुपए का बजट रिलीज किया है। इसका उद्देश्य है कि देश में क्रिटिकल मिनरल्स यानी कि जो महत्वपूर्ण खनिज होते हैं उनकी रिसाइकलिंग क्षमता को बढ़ाना
और आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना, यानी कि जो हमारे महत्वपूर्ण खनिज हैं उनकी रिसाइकलिंग किस प्रकार से की जाए, उस क्षमता को कैसे बढ़ाना है, और उसकी जो पूरी सीरीज है इसको मजबूत करने के लिए ये बजट अभी रिलीज़ किया गया है। अगर हम बात करें रिसाइकलिंग प्रोत्साहन योजना की, तो 6 साल की ये योजना है। इसका कार्यकाल तो 2025-26 से 2030-31 तक इसका कार्यकाल रहेगा, और इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन के तहत, यानी कि जो हमारे देश में नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन चलाया जा रहा है उसके तहत ये रिसाइकलिंग प्रोत्साहन योजना चलेगी। क्रिटिकल मिनरल्स की अगर हम बात करें तो ये क्या होते हैं, तो यह कुछ खास प्रकार के खनिज होते हैं जो हमारे लिए बेहद ज़रूरी होते हैं, बेहद संवेदनशील होते हैं। तो ऐसे खनिज को हम क्रिटिकल मिनरल्स बोलते हैं। ये मिनरल्स जो हैं वो मोबाइल, बैटरी, सोलर पैनल, मिसाइल, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी, इन सभी को बनाने में काम आते हैं। तो इसमें लिथियम है, कोबाल्ट है, गैलेलियम है, जर्मेनियम है, ये सभी क्रिटिकल मिनरल्स कहलाते हैं। ठीक है, तो इन्हीं के लिए रिसाइकलिंग प्रोत्साहन योजना केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई है। दोस्तों बात करें अगर हम नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन की, तो इसका उद्घाटन जनवरी 2025 में हुआ था। इसका कुल खर्च है 34,300 करोड़ रुपए का। इसका मुख्य उद्देश्य भारत को क्रिटिकल मिनरल्स में आत्मनिर्भर बनाना, खासकर हाईटेक और डिफेंस और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्रों के लिए। तो इससे होगा क्या कि अभी जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं वो हम दूसरे देशों से मंगाते हैं, इस मिशन के तहत भारत में ही क्रिटिकल मिनरल्स खोजे जाएंगे, तो इससे हमारा जो आयात है उस पर निर्भरता घटेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी परिषद के अनुसार भारत में जीएसटी के कौन कौन से स्लैब रहेंगे। तो अभी जीएसटी परिषद ने ये कहा है कि जो जीएसटी के पहले 4 स्लैब हुआ करते थे, अब केवल 2 स्लैब रहेंगे, 5% वाला और 18% वाला। तो जीएसटी दरों में सुधार हुआ है। तो जीएसटी परिषद ने आम आदमी और मध्यम वर्ग के उपयोग की वस्तुओं पर जीएसटी 18 और 12% से घटाकर 5% कर दिया है। ठीक है, तो 12 और 28% की दरें समाप्त कर दी गई हैं। तो पहले हुआ करता था 5%, 12% और फिर 18%, 28%, लेकिन अब हो रहेंगी 5% और 18% वाली। तो जीएसटी काउंसिल की 56वीं मीटिंग में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी के 4 स्लैब 5, 12, 18 और 28 को घटा करके 5 और 18 कर दिया है। तो अब नए जो बदलाव होंगे उससे दूध, घी, टीवी, एसी, कार, बाइक, इंश्योरेंस जैसी 5 कैटेगरी की जो ज़रूरतें की चीज़ें हैं वो सस्ती हो जाएंगी। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बताया गया है कि कौन कौन सी चीज़ सस्ती होगी। जैसे अगर हम पैकेज्ड दूध की बात करें, पनीर की बात करें, रोटी, पराठा, इन पर जो पहले जीएसटी लगता था 5%, अब एक भी जीएसटी नहीं लगेगा। घी, मक्खन की बात करें तो इस पर पहले 12% जीएसटी लगता था, अब 5% लगेगा। तो इस प्रकार से कुछ चीज़ें सस्ती हो जाएंगी। ठीक है, तो अभी इसका असर आने वाले समय में देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ चीज़ें महंगी भी होंगी। जैसे पान मसाला, तंबाकू प्रोडक्ट जो है, इन पर पहले 28% जीएसटी लगता था, अब 40% लगेगा, यानी कि इनकी जो कीमत है वो बढ़ जाएगी। तो एयरक्राफ्ट, याट, इन पर 28% लगता था, अब 40% लगेगा। कोयला, इन पर 5% लगता था, अब 18% लगेगा। तो ये कुछ चीज़ें महंगी होने जा रही हैं इस स्लैब के अंतर्गत। दोस्तों अगर हम बात करें जीएसटी की, तो इसे गुड्स एंड सर्विस टैक्स बोला जाता है। तो इसका उद्देश्य है कई तरह के टैक्स को खत्म करके पूरे देश में एक ही कीमत पर सामान उपलब्ध कराना। जीएसटी को लागू करने वाला पहला देश था फ्रांस, जिसने 1954 में जीएसटी को लागू किया था। भारत का स्थान है 161वां, यानी कि भारत दुनिया का 161वां देश है जिसने जीएसटी को लागू किया था। भारत में जो जीएसटी लागू किया गया था ये विजय केलकर समिति की सिफारिश पर किया गया था, और इसका जो ड्राफ्ट तैयार करने वाली समिति थी उसके अध्यक्ष थे असीम दास गुप्ता। लोकसभा में इसके लिए बिल पेश किया गया था 3 अगस्त 2016 को, राज्यसभा में पेश हुआ था 8 अगस्त 2016 को, राष्ट्रपति की मंजूरी मिली थी 8 सितंबर 2016 को। दोस्तों भारत में जीएसटी लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को, और लागू करने वाला पहला राज्य था असम, लागू करने वाला अंतिम राज्य था जम्मू कश्मीर। और जीएसटी परिषद का जो गठन होता है वो अनुच्छेद 279A के तहत होता है। जीएसटी के 3 पार्ट होते हैं, सीजीएसटी जो कि केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है, एसजीएसटी जो कि राज्य सरकार के द्वारा, और आईजीएसटी ये एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजे जाने वाले सामानों पर लगाया जाता है।
जीएसटी काउंसिल में कितने मेंबर होते हैं? 33। और जीएसटी काउंसिल की अध्यक्ष कौन होती हैं? वित्त मंत्री। अगला क्वेश्चन है 2023 में भारत की शिशु मृत्यु दर कितनी दर्ज की गई है? आंसर हो जाएगा इसका 25। तो देखिए दोस्तों, भारत में जो शिशु मृत्यु दर है वो 2023 के आंकड़े अभी बताए गए हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि शिशु मृत्यु दर क्या होती है। तो जैसे मान लिया 1000 बच्चों ने जन्म लिया, इनमें से कितने बच्चों की मृत्यु हो जाती है वो कहलाती है शिशु मृत्यु दर। ठीक है, तो इसमें 2023 के आंकड़े जो अभी जारी किए गए हैं उसमें ये बताया गया है कि भारत की जो शिशु मृत्यु दर है वो घट करके अब 25 हो गई है, जो कि अब तक का सबसे निचला स्तर है, सबसे बेहतर प्रदर्शन है ये। 2013 में ये शिशु मृत्यु दर थी 40, तो अब घट करके लगभग 37.5% की कमी आई है इसमें। 1971 में 129 थी, जो अब घट करके 80% घट गई है वर्तमान में, यानी 2023 तक। अगर हम राज्य की बात करें तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा शिशु मृत्यु दर है 37, छत्तीसगढ़ में भी 37 है, उत्तर प्रदेश में भी शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक है 37। सबसे कम कहाँ है शिशु मृत्यु दर? तो मणिपुर में, ये 3 दर्ज की गई है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य में श्रम कानून सुधारों को मंजूरी दी गई है? तो अभी दोस्तों महाराष्ट्र राज्य में श्रम कानूनों में सुधार करने को मंजूरी दी गई है। तो इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं, जिसमें ये कहा गया है कि दैनिक काम के घंटे बढ़ा करके 12 किए गए हैं और ओवर टाइम की जो सीमा है वो 144 घंटे प्रति तिमाही तय कर दी गई है। ठीक है, तो इस प्रकार से मतलब जो दैनिक काम के घंटे बढ़ा दिए गए हैं, यानी कि 12 घंटे तक काम किया जा सकता है और ओवर टाइम जो है वो 3 माह में 144 घंटे का ओवर टाइम कराया जा सकता है। तो ये कुछ बदलाव किए गए हैं। दैनिक कार्य घंटे 10 किए गए हैं, जबकि ओवर टाइम सीमा 144 घंटे प्रति तिमाही रखी गई है। और ये जो महाराष्ट्र में श्रम कानूनों में सुधार हुआ है, इसका उद्देश्य ये है निवेश आकर्षित करना, रोजगार सृजन करना और श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करना। बात करते हैं अगर हम महाराष्ट्र की, तो 1 मई 1960 को इसकी स्थापना होती है। मुंबई इसकी राजधानी है। देवेंद्र फडणवीस यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विधान परिषद की 78, विधानसभा की 288, राज्यसभा की 19 और लोकसभा की 48 सीटें हैं। कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं महाराष्ट्र से रिलेटेड। तो महाराष्ट्र विधानसभा ने वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ विधेयक पारित किया है। महाराष्ट्र ने पशुधन और मुर्गी पालन को अभी हाल ही में कृषि का दर्जा दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने गणेश उत्सव को राज्य उत्सव का दर्जा दिया है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र ने ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना के लिए समझौता किया है। हेयर एज राज्य रैंकिंग 2025 में महाराष्ट्र पहले स्थान पर है। मूर्तिकार राम सुतार को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार दिया जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में आक्रामक प्रजाति सेना स्पेक्टिविलस के उन्मूलन में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? आंसर हो जाएगा केरल। तो दोस्तों ये जो सेना स्पेक्टिविलस है, ये एक प्रकार का पौधा होता है जो कि क्या करता है कि बहुत तेज़ी से फैलता है। ठीक है, तो इसके उन्मूलन में या इसको ख़त्म करने में केरल ने पहला स्थान हासिल किया है। तो सेना स्पेक्टिविलस एक पर्णपाती वृक्ष है जो अमेरिका के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता था, लेकिन अब ये भारत में भी पाया जाता है। बहुत तेज़ी से फैलता है, बहुत तेज़ी से इसकी वनस्पति फैलती है। तो इसमें फूल आने के बाद हजारों बीज इसके क्षेत्र में फैल जाते हैं। यह प्रजाति केरल के वन्यजीव आवासों को गंभीर खतरे में डाल रही थी, यानी कि जो वन्यजीव होते हैं उनके लिए ये खतरा पैदा कर रही थी। तो इसको खत्म करने में केरल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और इसका पहला स्थान आया है। दोस्तों वायनाड में 383 एकड़ भूमि में इसे पूरी तरह से हटाया गया है। यह प्रजाति 1980 के दशक में भारत लाई गई थी। यह मूल रूप से दक्षिण अमेरिका की है और इसके पीले फूलों के लिए इसे लगाया जाता है। इसको आपने शायद कई बार देखा भी होगा। केरल के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को होती। तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी है। राजेंद्र आर्लेकर यहाँ के राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन। विधानसभा की 140, राज्यसभा की 9 और लोकसभा की यहाँ पर 20 सीटें हैं। नेशनल पार्क की बात करें तो अनामुडी 16 नेशनल पार्क, एराविकुलम नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क हैं। लोक नृत्य कथकली, मोहिनीअट्टम और तय्यम है। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ टुडे और मेंटल हेल्थ एटलस 2024 हाल ही में किसने जारी किया है? तो ये WHO ने जारी किया है, यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। तो इसमें दोस्तों ये बताया गया है कि दुनिया भर में 1 अरब से अधिक लोग
मानसिक विकारों से पीड़ित हैं। हर 100 में से एक मौत का कारण यही मानसिक विकार है। तो 2/3 मामले एंजाइटी और डिप्रेशन के हैं। ठीक है, तो एंजाइटी और डिप्रेशन से लोग जो हैं वो मानसिक विकार से पीड़ित हो रहे हैं। इससे ज़्यादातर जो प्रभावित वर्ग है वो है यूथ वर्ग, यानी कि यूथ सबसे ज़्यादा एंजाइटी, डिप्रेशन या मानसिक विकारों से पीड़ित है। तो ये इस रिपोर्ट में बताया गया है। बात करते हैं WHO की। तो इसकी जो स्थापना होती है वो 7 अप्रैल 1948 को होती है। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। 194 इसके मेंबर हैं। इसके वर्तमान में महानिदेशक हैं डॉक्टर टेड्रोस एडहेनम घेब्रेयेसस। ठीक है, और इसका काम है वैश्विक स्वास्थ्य संकटों की निगरानी करना और उसका समाधान करना। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने आज के करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लिया है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और आप हमारे स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो यहाँ पर आपको लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी, और मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक हर महीने लॉन्च की जाती है। जैसे अगस्त की लॉन्च कर दी गई है। ठीक है, तो अगस्त वाली जो ई बुक है वो आप प्राप्त कर सकते हैं। ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक भी आपको ऐप पर ही मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि ऐप पर कोर्स एंड पीडीएफ वाले ऑप्शन पर जो राजा गुप्ता सर का अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच है ये मिल जाएगा। तो इस बैच को ज्वाइन कर लें। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना होगा, एक कूपन कोड यूज करना है जिसका नाम है गणेश 500। तो आपको इसमें छूट मिल जाएगी। इसकी वैलिडिटी है 3 साल की। जीके जीएस कंप्लीट ऑनलाइन बैच आपको ऐप पर मिलेगा, तो इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब हम कल के करंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। भारत के पहले स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है? तो उसका नाम है विक्रम। मैत्री 14 संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? थाईलैंड। विदेश मंत्रालय के द्वारा दीपक मित्तल को किस देश में भारत का राजदूत बनाया गया है? यूएई। किसने बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का शुभारंभ किया है? नरेंद्र मोदी। और बेंगलुरु का रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट ब्रह्मांड के किस काल के रहस्यों को उजागर करने का प्रयास कर रहा है? कॉस्मिक डॉन। आईसीसी महिला विश्व कप 2025 विजेता को कितनी पुरस्कार राशि मिलेगी? तो $4.48 मिलियन की। सेमिकॉन इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? यशोभूमि नई दिल्ली में। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के द्वारा कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है? 45 शिक्षकों को। मॉर्गन स्टैनली द्वारा वित्त वर्ष 2026 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का नया अनुमान क्या है? 6.7%। फुजेरा ग्लोबल सुपर मास्टर्स 2025 का विजेता कौन बना है? प्रणव वेंकटेश। दोस्तों आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में विश्व के प्रमुख घास के मैदान डिस्कस करेंगे, जैसे लानोस घास का मैदान वेनेजुएला में, कैटिंगा सेराडो और कैंपोस ब्राज़ील में पाया जाता है, पंपास अर्जेंटीना में, सबाना पूर्वी और मध्य अफ्रीका में, बेल्ड दक्षिण अफ्रीका में, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, और कैटम्बरी ये पाया जाता है न्यूजीलैंड में, और प्रेरी अमेरिका में, पुस्ताज हंगरी में, और स्टेपी यूरोप और एशिया में पाया जाता है। कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि जो नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास है ये भारत और किस देश के बीच होता है? तो ये भारत और मंगोलिया के बीच होता है। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर मंगोलिया बताया हुआ है। आज आपके लिए क्वेश्चन है, जीएसटी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताएं। इसके अलावा ऐप को इंस्टॉल कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो यहाँ पर आपको मंथली करंट अफेयर्स, हाफ ईयरली करंट अफेयर्स, ईयरली करंट अफेयर्स, जीके जीएस, स्टेट करंट अफेयर्स की ई बुक जो है, पीडीएफ जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। इसके अलावा दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है स्टडी कर ऑफिशियल, और जीके जीएस की ये सभी ई बुक आपको ऐप पर मिल जाएंगी, तो इनको प्राप्त कर लें। 1000 स्टैटिक जीके की पीडीएफ और 1000 टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की पीडीएफ भी आपको यहाँ पर मिलेंगी।